Gender is not between the legs. It is in the heart and mind. क्या राज्य के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह तय करे कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है? ओमिटेड, जिसका मतलब है कि उस सबसेक्शन को हटा ही दिया गया जो ये कहता था कि आपके पास ये हक है कि आप तय करेंगे कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। अब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी तय करने का हक राज्य ने अपने हाथ में लिया। कल को अगर हम किसी किस्म का आरक्षण देने लगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देने लगे, तो ऐसे लोग होंगे जो झूठे दावे करेंगे कि वो ट्रांस है। जेंडर इज नॉट बिटवीन द लेग्स, इट इज इन द हार्ट एंड माइंड। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। क्या हो अगर कल सरकार आपसे यह साबित करने को कहे कि आप कौन हैं, और साबित भी क्या करने को कहा जाए? आपकी डिग्री नहीं, आपकी इनकम नहीं, बल्कि खुद आपकी पहचान को ही साबित करने को कहा जाए। देखिए, जरा सोच कर देखिए कि वह चीज जो आपकी बेहद निजी है, डीपली पर्सनल, विच इज फॉर एग्जाम्पल जेंडर, आप किस जेंडर के साथ रहते हैं, वो एकदम आपकी निजी चीज है। अब इसके लिए आपको सरकार से अनुमति चाहिए। भारत का ट्रांसजेंडर कानून हालिया संशोधनों के बाद इस एक बुनियादी बदलाव को दर्शाता है कि आइडेंटिटी को, पहचान को कैसे समझा जाना चाहिए और उसे कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसे कैसे रूल किया जाना चाहिए। 2014 में भारत ने अपने ट्रांसजेंडर नागरिकों से एक बहुत मजबूत प्रॉमिस किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पहचान व्यक्ति की अपनी होती है, लेकिन 2019 आते आते यह पहचान का वादा जो 2014 में किया था दरकने लगा, कमजोर होने लगा। और अब अगर 2026 का जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स कानून सामने आया है, उसे आप देखें तो लगता है कि 2014 में जो वादा किया गया था उसकी आत्मा ही निकाल ली गई। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है जैसे मानो कोई प्रशासनिक सुधार किया गया हो, लेकिन वास्तव में यह सीमित कर देता है कि कौन ट्रांसजेंडर के रूप में माना जाएगा और कौन ट्रांसजेंडर नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट अब तक जो पहचान प्रमाण पत्र दिए भी गए हैं उन पर भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब राज्य तय करना चाहता है कि कौन ट्रांसजेंडर होगा, किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी क्या होगी। ये उस चीज के एकदम खिलाफ है जो हम हमेशा क्लासरूम में बताते रहे हैं, जो 2014 का जो नालसा जजमेंट था वो बताता था। वो यह है कि व्यक्ति की पहचान एक गहरा, निजी और आत्म अनुभूत पहलू है। मेडिकल साइंसेस को जैसे आप इसके बीच में लाते हैं और कहने की कोशिश करते हैं कि बॉडी तय करेगी कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं, और ये बात ये है कि जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी आपके अस्तित्व का एक बहुत गहरा, निजी और आत्म अनुभूत, आप क्या महसूस करते हैं, ऐसा पक्ष है। जैसे आप इसमें मेडिकल सत्यापन को लेकर आते हैं, तुरंत जेंडर पहचान का जो मूलभूत तत्व है वो गायब हो जाता है, क्योंकि जेंडर पहचान कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है। जेंडर पहचान दरअसल प्रकृति की जो समझ है उसको दर्शाता है। आपको समझना पड़ेगा कि जेंडर पहचान जो है वह अब तक जिस तरीके से जेंडर को देखा जाता रहा है उससे भिन्न तरीके से देखने की जरूरत है। 2014 का नालसा जजमेंट यही करने की कोशिश करता है। आज के इस वीडियो में हम इस वाले पक्ष को बहुत गहराई से समझने वाले हैं कि 2026 का ट्रांसजेंडर्स राइट का जो नया कानून है उसमें क्या गड़बड़ है। इस बात को समझिए कि 2014 में इस बात को कहा गया नालसा जजमेंट में कि व्यक्ति तय करेगा, सेल्फ परसीव्ड होगी जेंडर की आइडेंटिटी, और हम क्लासरूम में लगातार यही बताते रहे। यह समझ कि केवल दो जेंडर होते हैं, एक पुरुष होता है और एक स्त्री होता है, इस समझ में काफी कमी है। सच्चाई यह है कि जेंडर एक फ्लूइड चीज है। हर व्यक्ति में पुरुष तत्व भी होता है, स्त्री तत्व भी होता है, और उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है। और ये कैसे तय होगा? ये व्यक्ति के महसूस करने से तय होगा। और इसीलिए 2014 का जजमेंट ये कहता था, नालसा जजमेंट में साफ साफ ये कहा गया था कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी ही आपकी जेंडर आइडेंटिटी होगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़ी परेशानियां पैदा हुई जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होकर ये नया बदलाव लेकर आना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 140 करोड़ के देश में अभी भी, यानी कि पिछले 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल होने के बावजूद केवल 34,000 लोगों ने, जस्ट 34,000 इन 140 करोड़, केवल 34,000 लोगों ने अपनी ट्रांसजेंडर पहचान दर्ज कराई।
जो बताती है कि आज भी लोगों के लिए बाहर आकर अपनी बात को स्वीकार करना, अपने जेंडर को स्वीकार करना मुश्किल है। वे डरते हैं। एक ऐसा भय जो सामाजिक कलंक की वजह से आता है, वह बहिष्कार की वजह से आता है, कई बार तो वह अपनी सुरक्षा के जोखिम की वजह से होता है। इस वजह से आमतौर पर लोग, अब उनके पास विकल्प था, उसके बावजूद वे अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के साथ सामने नहीं आ रहे थे। अब तो आप उनके सामने और बहुत सारी बाधाएं पेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मेडिकल बोर्ड से तय करेंगे कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। यानी कि जब अपनी आत्म पहचान के तहत भी सामने आना एक बेहद हिम्मत की मांग करता है नए कानून के बाद, तो यह जो छोटा सा रास्ता था यह भी बेहद जटिल हो जाएगा, क्योंकि अब मेडिकल बोर्ड तय करेगा, अब ब्यूरोक्रेटिक वेरिफिकेशंस होंगी, जिसका मतलब है कि 50 तरीके के अदृश्य किस्म के बंधन रास्ते में आने वाले हैं। ये मामला केवल ट्रांसजेंडर अधिकारों पर बहस का नहीं है, एक बड़ा सवाल भी है। क्या राज्य के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह तय करे कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है? एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली इज द इशू। बिकॉज जब आपकी आइडेंटिटी बिकम्स ए मैटर ऑफ परमिशंस, देन फ्रीडम बिकम नेगोशिएबल। क्या किया जा रहा है? क्या राज्य आपके साथ कोई मंडवाली कर रहा है? राज्य आपके साथ किसी किस्म का कोई नेगोशिएशन कर रहा है कि आइए, अगर आप ये मान ले तो हम आपको ट्रांसजेंडर मानेंगे, वरना आप ट्रांसजेंडर नहीं है। अगर आप ट्रांसजेंडर महसूस करते हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि जिस जेंडर के तहत, जिस लैंगिकता के साथ आप पैदा हुए थे और आपकी लैंगिकता जो आप महसूस करते हैं वो अलग अलग है, तो स्वाभाविक तौर पर आपको ट्रांसजेंडर स्वीकार किया जाना चाहिए था। और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। चलिए, बहुत सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि क्यों यह एक महत्वपूर्ण विवाद है, क्यों ये इस पर बहस जरूरी है। अगर आज हम अपने संवैधानिक सफर को ध्यान से देखें तो ये जो संशोधन अब आता है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा को ही बदल देता है और जिसे हम सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी कहते थे, उसे हटा देता है। अगर आप लोगों को अभी इस नए कानून के विषय में नहीं पता तो आप ध्यान रखिएगा, 2019 में कुछ बदलाव हुए थे और 2026 में उन बदलावों को बाकायदा ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 4B को ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 4B कहता था कि यह कानून स्वीकार करता है अधिकार, किसका अधिकार? सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का। इस पूरे के पूरे सेक्शन के, इस पूरे हिस्से को बाकायदा नया कानून का संशोधन रद्द कर देता है, मिटा देता है। याद कीजिए फिर से नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो हिस्टोरिकल फैसला, जिसे तमाम ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसने उसे सेलिब्रेट किया था। उसका मूलभूत सिद्धांत यही था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का हक है। ये बहस केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है, इस बात को समझिए, क्योंकि इसमें कई गहरे सवाल हैं। आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के समक्ष समानता की गारंटी है, वो ये नहीं कहता कि कानून के समक्ष केवल पुरुष और स्त्री समान होंगे। अनुच्छेद 15 जो कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेंडर पहचान को शामिल करते हुए कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, इनमें पहचान को व्यक्त करने का हक भी शामिल है। इन सब आर्टिकल से, और ऑब्वियसली रेड विद आर्टिकल 21 जो कि कहता है डिग्निटी, स्वायत्तता और निजता के साथ जीवन जीने, आपकी जिंदगी जीने में आपके पास डिग्निटी होनी चाहिए, आपके पास अपनी बॉडी ऑटोनॉमी होनी चाहिए और प्राइवेसी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 के बिल्कुल साफ साफ उसमें शामिल चीजें हैं। इन अदर वर्ड्स, आपकी आइडेंटिटी तय करने का आपका हक दरअसल आपका मौलिक अधिकार है। और यही बात नालसा जजमेंट में आई थी। इनफैक्ट नालसा जजमेंट ने की वजह से सरकार को परेशान होकर बाद में वे प्रावधान लाने पड़े जो कि इन स्वतंत्रताओं को, इन आजादी को धीरे धीरे कम करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा ये प्रॉमिस करता है कि हमारे यहाँ लीगल और मॉरल लैंडस्केप जो है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव 2014 के नालसा जजमेंट से आया था। एक हिस्टोरिकल मोड़ था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, क्योंकि वहां ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के तौर पर स्वीकार किया गया। वे पुरुष और महिला की जो बाइनरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी बिल्कुल संभव है कि मेरे ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग मानते होंगे कि लैंगिकता का मतलब 2 जेंडर्स होता है, पुरुष और स्त्री। जेंडर की जो निर्मिति है वो इसी तरह से बाइनरी में होती है कि आप या तो पुरुष हैं या स्त्री हैं। सच्चाई ये है कि ये रिजिड बाइनरी को नालसा जजमेंट ने
रद्द किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपकी आइडेंटिटी जो है वह फ्लूइड हो सकती है और इसीलिए आपकी गरिमा में शामिल है कि आप तय करें कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या होगी। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को बाकायदा स्पष्ट तरीके से कोर्ट ने इन्हीं शब्दों में ये कहा कि सेल्फ आइडेंटिटी जो है वह आपके जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नालसा जजमेंट को ग्लोबली एक बहुत प्रगतिशील जजमेंट माना गया। वैश्विक स्तर पर कई सारे देशों की, जो कि एकदम पूरी दुनिया में अग्रणी श्रेणी के देश थे जेंडर जस्टिस को लेकर, उनमें ले जाकर भारत को खड़ा कर दिया, क्योंकि भारत ने इस सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को कानूनी मान्यता दी थी। यही नालसा जजमेंट की स्पिरिट है, आत्मा है। इसलिए जब इस पर हमला होता है तो दरअसल आप उस तमाम बदलाव से प्रभावित हो जाते हैं जो बदलाव आपको पहले अग्रणी देशों में रखता था, अचानक पीछे की तरफ ले जाता है। और बिल्कुल यही बदलाव हमें 2019 के ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट में देखने को मिलता है। यानी कि वह चीज जो नालसा जजमेंट ने दी थी, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की अवधारणा, इसे तो 2019 स्वीकार करता है। जैसा हमने कहा कि सेक्शन 4(2) ये कहता है कि आपको अधिकार होगा सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का, लेकिन जब आप इसके लिए प्रमाणन, जब कोई सर्टिफिकेट मांगेंगे तो सर्टिफिकेट जो है वह एक प्रशासक देगा, डीएम देगा, और डीएम के पास ये हक होगा कि वो तय करे कि वो किन प्रक्रियाओं के तहत ये देगा। तो आप देखेंगे कि राज्य ने अपने पांव रखने की जगह तो बना ली, लेकिन फिर भी 2019 का बदलाव तक इस बात को स्वीकार करता था कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी हक है। सेक्शन 4 को अगर आप देखेंगे, सेक्शन 4 के बी सेक्शन सब सेक्शन को खास तौर पे मैं कहूंगा कि वो स्क्रीन पर आ जाए, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो एक्ट है वह स्वीकार करता है ट्रांसजेंडर लोगों के इस हक को कि वे सेल्फ परसीव तरीके से तय करेंगे कि उनका जेंडर क्या है। दिस वाज द केस टिल 2019। हालांकि 2019 की आलोचना की गई थी और यही कहकर आलोचना की गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो नया एक्ट आया था, यानी 19 का एक्ट, वह सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के मूल सिद्धांत को थोड़ा सा कमजोर करता है, क्योंकि वह इन्वेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के अंडर कर दिया गया है कि डीएम तय करेगा, फिर डीएम के पास ये तरीका होगा कि वो तय करे कि कैसे तय करना। That was the case in 2019. So 2019 was still a weaker version of नालसा जजमेंट। लेकिन 2026 तो हद है। 2026 का ये जो अमेंडमेंट आता है, ये बाकायदा ये घोषणा करता है जो स्वकल्पित पहचान की कल्पना है, यानी कि सेल्फ परसीव आइडेंटिटी की, इसे एकदम हटा दिया जाए। बेशर्मी से वह कथन लिखा गया है जो कहता है कि ओमिटेड, जिसका मतलब है कि उस सबसेक्शन को हटा ही दिया गया जो ये कहता था कि आपके पास ये हक है कि आप तय करेंगे कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है। अब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी तय करने का हक राज्य ने अपने हाथ में ले लिया, जिसका मतलब है कि जो हम नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज की बात करते हैं, नॉन बाइनरी का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी केवल दो नहीं है, पुरुष और स्त्री, और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। पूरे आप एलजीबीटीक्यू के पूरे और ट्रांसजेंडर के विभिन्न प्रकारों को अगर देखें तो उसको नॉन बाइनरी की। और दूसरा जेंडर फ्लूइड पहचान, इसका मतलब ये होता है कि जेंडर जो है वो फिक्स्ड नहीं है कि जो आज और इस वक्त आपका जेंडर है कल भी वही और इसी वैसा ही जेंडर रहेगा। जेंडर पहचाने फ्लूइड होती है। पूरी दुनिया की जेंडर स्टडीज के डिपार्टमेंट्स और जेंडर स्टडीज की जितने अध्ययन है वो इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये विधेयक पहचान के निर्धारण को एक तो राज्य के हाथ में रख देता है और दूसरा उसे बहुत स्ट्रिक्ट कर देता है, तीसरा उसके बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स ले आता है। ये कुल मिलाकर यह जो नालसा जजमेंट ने हकों की घोषणा को मुख्य आत्मा माना था ट्रांसजेंडर मामले में, अब उसके स्थान पर राज्य रेगुलेशन वाली दिशा में चल देता है। अब राज्य कहता है हम तय करेंगे कि आपका जेंडर क्या माना जाए, तो स्वाभाविक है राज्य ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका जेंडर व्यवहार क्या होगा, वह राज्य तय करना चाहेगी, जो ये बताती है कि 92% ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हैं वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से बाहर हैं, एक्सक्लूडेड हैं, और केवल 2% से कम लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है उसका हिस्सा है। यानी कि ट्रांसजेंडर्स लगातार एक्सक्लूजन का शिकार हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास 2014 जैसा एक प्रोग्रेसिव जजमेंट था। जब पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी कठोर और जटिल हो जाएगी तो
तो ऑब्वियसली जो गैर बराबरी है वह और ज्यादा बढ़ेगी। व्यक्ति को किसी सरकारी अधिकारी के सामने खड़ा होना है और अपनी आइडेंटिटी जैसी पर्सनल चीज को प्रूव करना। ये सही है कि कई लोगों ने ये बार बार कहा कि भाई ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि कल को अगर हम किसी किस्म का आरक्षण देने लगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देने लगे, तो ऐसे लोग होंगे जो झूठे दावे करेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है। मुझे नहीं पता किस समाज में ये लोग रहते हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, ऐसे समाज में जहां ये एक टैबू है, ऐसे समाज में जहां पे इसे कलंक माना जाता है, सामान्य तरह जिस व्यक्ति ने घोषणा नहीं कर रखी उस तक का उपहास उड़ाया जाता है, ऐसे में कौन व्यक्ति होगा जो सामने आके कहेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूं और झूठा कहेगा? पहली बात। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति को यह कैसे पता लगने वाला है कि कोई व्यक्ति क्या महसूस करता है? क्योंकि ये जो आप लगातार स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जहां आप राज्य को इतने अनंत अधिकार देना चाहते हैं क्योंकि वह तमाम चीजों में अपनी टांग फंसाने लगे, तब निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जैसी स्थितियां आप इस नए वाले 2026 के कानून में देख रहे हैं। अगर आप एलजीबीटी हेल्थ के मामले में 2021 के स्टडी को देखें तो ग्लोबल लेवल पर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो है, उन्हें उनके किसी मिसयूज को लेकर कोई बहुत बड़े संकेत नहीं दिखाई देते, क्योंकि भारत कोई पहला देश नहीं है ना जहां पर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को स्वीकार किया जा रहा था। 20-22 दूसरे देश हैं जहां ऐसा होता है, और उनकी स्टडीज बताती है कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पैमाने पर इनका कोई दुरुपयोग दिखाई देता है। आखिर आप क्या, ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स की मांग क्या है? उनकी मांग सिर्फ इतना है कि उन्हें मनुष्य माना जाए और उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से उन्हें जीने दिया जाए। तो एक बात तो एकदम तय है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से सर्टिफिकेशन की तरफ जाना स्वाभाविक तौर पर, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, उसे कमजोर कर रहा है। दूसरा, वह एक तरह की हायरार्की एस्टैब्लिश कर रहा है जिससे फ्री होने के लिए नालसा जजमेंट आया था। तो मूल रूप से यह बहस जो है वो पावर के इर्द गिर्द घूमती है। पहचान को परिभाषित करने का हक किसके पास होना चाहिए? व्यक्ति के पास या उसके पास जिसके पास पावर है, जैसे कि राज्य। तो जब स्टेट ये रोल एज्यूम करता है कि मैं ही तय करूंगा आपकी हर पहचान को, आपको डिग्निटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको हक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब ये तय करने का हक राज्य लेना चाहता है और राज्य मात्र लेना चाहता है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तब ऐसे कानून आते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं जिससे आपकी गरिमा, आपका अधिकार, आपकी रिकॉग्निशन जो है उसका एक्सेस लिमिटेड हो।